हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं फिर से हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको सीटेट एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज की जो मेरे टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, 100% चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के। क्योंकि अभी तक जितने भी सीटेट के एग्जामिनेशन हुए, कोई भी शिफ्ट रहा हो, इस टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो इस बार भी वैसा होगा, इस बार भी कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाने हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मेरा आज का टॉपिक होने वाला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम बात करें तो सतत मीन्स होता है कोई चीज कॉन्टिन्यूसली जब होती रहती है, लगातार होती रहती है, बिना रुके हुए अगर कोई काम होता है तो हम उसे बोलते हैं सतत। और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। व्यापक मीन्स बड़े लेवल पे, एक बड़े स्तर पे, छोटा नहीं, विस्तार रूप में फैलाव हुआ, जिसका क्षेत्र क्या हो, बड़ा हो, उसे हम बोलते हैं व्यापक। तो अब ये टॉपिक जो है, इसके 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 बारे में आपको कुछ ऐसा नोट नहीं करना है, आपको समझना है। जो नोट डाउन करने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी नोट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस चलने वाली। कि डेवलपमेंट क्या होती है, हमारी लगातार चलती रहती है। तो अगर हमारी डेवलपमेंट लगातार होती रहती है, बिना रुके हुए हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है बिना रुके हुए, तो अगर हमारा विकास लगातार हो रहा है तो हमारा क्या होना चाहिए, मूल्यांकन भी लगातार होना चाहिए। ऐसे कोई फिक्स टाइम पर नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। हमारा जो इवोल्यूएशन है, मूल्यांकन है हमारा, वो भी लगातार होना चाहिए। तो इसी थिंकिंग के साथ ये हमारा टॉपिक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूएशन। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। CCE जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CCE। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, CCE की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये जो हमारा CCE है, ये आया आपका जनवरी 2009 में। लेकिन इसके बारे में बात चल रही थी आपके, इसके पहले और भी लोग थे जिन्होंने बोला था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और ये बात होने लगी थी 2004 से ही, लेकिन फाइनली ये CCC आपका आया 2009 में। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगी कि CCE आने का मेन रीज़न था क्या। तो देखिए, पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपके स्कूल में कोई 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, आप टीचर हो, आपको पता है उन दोनों बच्चों के बारे में कि वो दोनों बच्चे कैसे हैं। अब एक स्टूडेंट होते हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल चिल होते हैं, कोई टेंशन नहीं उन्हें। सिर्फ क्या करें, जब एग्जामिनेशन आया, आपको पता है कि क्या है, एग्जाम जो आपका होने वाला है वो 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और 2 बच्चे हैं क्लास में तो बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल मैं 2 बच्चों का ले रही हूँ। 2 बच्चों में कंपैरिजन करके आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने माना कि 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है स्टडीज में, तो वो उतना अच्छा नहीं है, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, उसकी जो पर्सनालिटी स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसकी क्रिएटिविटी, उसके आर्ट, ये सब चीज़ें क्या है, उसके बात करने के तरीका, उसका बिहेवियर, ये इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है पेन पेपर टेस्ट की, मान लीजिए ये एक बॉय है A एंड ये एक बॉय है B। ये क्या है, ये रट्टा मारने वाला बच्चा है, ठीक है। ये क्या है, रट्टा मारने वाला एक बच्चा हो गया, रट्टा मारने वाला। और ये एक है हमारा जो बी है, वो है हमारा, इसका भी 50 मार्क्स का एग्जाम है। और ये होने वाला है हमारा बहुत ही क्रिएटिव चाइल्ड, क्रिएटिव है, इसमें लाइफ स्किल्स हैं, ठीक है, इसके लाइफ स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बिहेवियर, व्यवहार, ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर इसमें बहुत सारे टैलेंट्स है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है। ये हो गई ये बात। अब ये सारी क्वालिटीज बी में है, ए में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो रट्टा मारने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। वो चीज़ों को याद बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, बहुत जल्दी याद करता है, और उसमें और कोई क्वालिटीज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या क्वालिटी इसके अंदर, ये जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो सिलेबस है आपका, वो सारा सिलेबस ये बहुत अच्छे तरीके से रट लेता है। और रट के क्या करता है, एग्जामिनेशन में उसको आंसर्स को लिख देता है। और इसके आगे 50 मार्क्स के मान लीजिए एग्जाम था, तो 50 में से इसके आगे 45 के 46 मार्क्स आप मान लीजिए,
46 आउट ऑफ 50 मार्क्स इसके आ गए। वहीं पर क्या है, ये जो हमारा दूसरा बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, इसका क्या हुआ, ये तो है, बाकी चीजें इसकी बहुत अच्छी हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं इसमें, लेकिन ये क्या है, जहां पर बात आती है रट्टा मारने की, चीजों को याद करके और फिर उसको क्या करना, एग्जामिनेशन में लिख देना, तो वहां पर ये पड़ जाता है कमजोर। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है बच्चा, इसमें कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है। ये क्या कर सकता है, ये अपने क्रिएटिविटी से आंसर लिख सकता है, लेकिन जहां पर रट्टा मारने की बात आ जाएगी वहां पर ये वीक पड़ जाता है, ये उसके बस की नहीं बात नहीं है कि एक चीजों के क्या कर सके, रट सके। तो अब क्या हुआ, ये तो 50 मार्क्स एग्जाम था और उसमें से इसका आ गया क्या, मान लीजिए इसके बहुत कम मार्क्स आ गए, इसका आ गया 15 मार्क्स। अब टीचर आया, टीचर जब पहले के टीचर्स होते थे वो क्या करते थे, टीचर्स की भी कोई फॉल्ट नहीं, पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा था। अब टीचर आया, वो क्या करेगा, उसने देखा मान लीजिए टीचर नहीं आया, मान लीजिए ये बच्चे क्या हो गए, स्कूल से पास आउट हो गए, स्कूल पास आउट हो गए, बाद में जाते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहीं पर जा रहे हैं, किसी कंपनी में गए, दोनों बच्चे जाएंगे, दोनों गए इंटरव्यू के लिए। अब जब ये बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये भाई, ये भी गए, इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे तो इतने मार्क्स आए थे, मेरे इतने एकेडमिक्स हैं, बहुत अच्छा हूँ मैं, तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जब ये गए इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू में जब पैनल इनसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है, तब क्या हो जाते हैं, ये जीरो हो जाते हैं। क्यों जीरो हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था अभी तक, इन्होंने तो अभी तक चीज़ों को रट्टा मारा हुआ था, समझा कुछ नहीं था, सिर्फ रट्टा मारा था और उसके बेस पे मार्क्स ले आए थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इनके पास, इन्होंने सिर्फ क्या किया था, मार्क्स गेन किए थे, नंबर उठाए थे। तो ये क्या हो गया, अब इनसे इनकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं बन पा रही है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से इंटरव्यू पैनल के सामने। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि आपके एकेडमिक्स तो बहुत अच्छे हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, डिग्रीज आ रही हैं आपके, लेकिन आप क्या हैं, आप यहाँ पर जब हमारे सामने आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए इनको ये होगा इंटरव्यू के लिए डिसक्वालीफाई। ठीक है, ये हो गया हमारे भाई साहब डिसक्वालीफाई हो गए, क्योंकि यहाँ पर इनकी रटंत विद्या बिल्कुल भी काम नहीं आई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बी चाइल्ड की, जो क्या था, रट्टा मारने में उसका नहीं था, रट्टा नहीं मार पाता था, लेकिन बाकी से सारी चीज़ों में हर फील्ड में वो लाइफ के अच्छा था, उसमें लीडरशिप थी, उसमें स्पीकिंग स्किल्स थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, उसकी पर्सनालिटी डेवलप बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। तो अब ये जब बी वाला बंदा जाता है इंटरव्यू पैनल के सामने, तब देखिए क्या होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसको बेनिफिट दे रही हैं। वो बिल्कुल क्या था, कॉन्फिडेंस में आकर अपना इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू पैनल जो है, इंटरव्यू का पैनल जो है वो इनसे इम्प्रेस भी होता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सर आपका सारा कुछ बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया, बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस किया, लेकिन जो आपके एकेडमिक्स हैं, जो आपके एकेडमिक्स हैं, ये क्या है, ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब इनके एकेडमिक्स सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके क्या थे, इनके मार्क्स जो आए थे इनके स्कूलिंग में, जो 10th आपका माना जाता है, वहाँ पर क्या थे, इनके मार्क्स बहुत कम आए थे, बस खींच खींच के पास मान लीजिए ये हो गए थे। तो इसकी में सारी क्वालिटीज़ होते हुए भी इसके एकेडमिक्स में ना होने की वजह से, इसका एकेडमिक अच्छा ना होने से, ये भी भाई साहब क्या हो गए, ये हो गए डिसक्वालीफाई। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये दोनों ही बंदे क्या हो गए, हमारे डिसक्वालीफाई हो गए। अब जो जिनका ये था, जिनके रटंत विद्या बहुत अच्छी थी, बाकी के कोई स्किल्स नहीं थे, सिर्फ नंबर उठाया था, ये भी डिसक्वालीफाई हो गया। ये जो थे जिनके एकेडमिक्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे लेकिन ये सारी चीज़ें थी, ये भी डिसक्वालीफाई हो गए। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, यहाँ से ये जो एग्जाम्पल मेरा था, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि सिर्फ रटने वाली विद्या या फिर आपके और सारी चीज़ें अच्छी हैं और एजुकेशन आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, तो ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ये दोनों ही नुकसानदायक हैं। क्यों? क्योंकि सीसी क्या बोलती है कि आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, वो व्यापक स्तर पे होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे मतलब ये हुआ कि आपके एकेडमिक के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों पर भी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों पर भी
बराबर का क्या होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए आपके सिलेबस में। आपका जो स्कूल का सिलेबस है उसमें सिर्फ एकेडमिक्स पर ही नहीं, आपको इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, इनको भी वेटेज देना होगा। लेकिन पहले क्या था, इन सारी चीज़ों पे कोई मार्क्स नहीं मिलते थे स्टूडेंट्स को, इनके लिए कुछ अलग से नहीं होता था, तो इसलिए क्या होता था, स्कूल भी इस पर इतना ध्यान नहीं देता था। स्कूल सिर्फ पढ़ाने पे और नंबर गेन करने पे ही फोकस करता था। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है नहीं, आप क्रिएटिव बन रहे हो कि नहीं, इससे स्कूल को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके जो वेटेज ही नहीं था, एकेडमिक्स में उसका वेटेज ही नहीं था। लेकिन अब क्या होता है, अब इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सीसीई का मेन रोल यही था कि स्कूल में सिर्फ रटंत विद्या को हटाकर क्या किया जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। अब जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपको पता है कि आपके क्लास में एक बच्चा है और वो क्या बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत अच्छे तरीके से आप जितने भी टेस्ट लेते हो उसमें बहुत अच्छा करता है, आप उसका ओरल टेस्ट लेते हो उसमें वो बहुत अच्छा है। सबको पता है कि उस बच्चे से ऐसी उम्मीद है कि हाँ ये बच्चा क्या होगा, स्कूल टॉपर तो होने वाला है, साथ साथ में हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर भी हो जाए। आप ऐसा भी सोच रहे हो उस बच्चे के बारे में। मान लीजिए आपका एग्जाम है मंडे से, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए एग्जाम है आपका, मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, बोर्ड का एग्जामिनेशन है, पूरा स्कूल को ऐसा बच्चों में भी है कि ये तो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, ये जरूर टॉपर होने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि सैटरडे इवनिंग या सैटरडे मॉर्निंग उस बच्चे के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, और वो क्या होता है, उस बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी ऐसे हो गया जिससे वो क्या हुआ, उसको एग्जामिनेशन देने में अब वो अनेबल है, वो पेपर लिख नहीं सकता है। अब वो क्या किया, वो बच्चा गया है एग्जामिनेशन देने, लेकिन क्या हो रहा है, अब वो एग्जाम दे नहीं पाएगा जैसे तैसे। वो मान लीजिए अपने लेफ्ट हैंड से राइट में फ्रैक्चर है, तो लेफ्ट से पेपर दे भी रहा है, पर क्या वो बच्चा उतना अच्छा कर पाएगा जितना अच्छा वो था स्टडीज में? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि उसको लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, वो कितनी भी कोशिश करेगा, वो स्पीड, वो राइटिंग, वो नहीं आ पाएगा। और साथ में उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका क्या होगा, कुछ मेंटली बहुत डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा जितने अच्छे तरीके से उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए था। तो ये सोचने वाली बात थी कि क्या जो पूरे साल की मेहनत होती है स्टूडेंट्स की, और साथ में स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी, तो क्या जो पूरे साल की मेहनत होती है स्टूडेंट्स की, वो साल क्या सिर्फ 3 घंटे के एग्जामिनेशन में पता लगाया जा सकता है, उससे एनालिसिस किया जा सकता है कि कौन बच्चा कितना मेहनत किया है? तो ये सोचने वाली बात थी यहाँ पर कि सिर्फ 3 घंटे के पेपर के दम पे हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन बच्चा कितना अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इसी थिंकिंग के लिए फिर सोचा गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये इवैल्यूएशन है वो सिर्फ एक बार समेटिव ना करके क्या करना चाहिए, हमें इसे हमेशा करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस करना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूस करना चाहिए मतलब क्या होता है, ये बोला गया असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट मीन्स जैसे मैंने लिखा है असेसमेंट, असेसमेंट। तो इस असेसमेंट से पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है हमारा टर्म असेसमेंट और एक होता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। तो ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है, तो असेसमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं आकलन, ये होता है हमारा आकलन, और इवैल्यूएशन होता है हमारा मूल्यांकन। अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इसमें हमारा डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस हम अभी समझेंगे कि हमें क्या डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये जो असेसमेंट होता है इसका क्या पर्पस होता है कि आपने जो भी पढ़ाया अभी तक बच्चों को, आपने जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया, आप क्या करते हो, इससे पता करते हो कि बच्चों ने कितना सीखा और बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसमें हम पता लगाते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना सीखा, कितना सीखा है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं उन्हें, और क्या कमियां हैं, कमियां हैं, ये पता लगा जा सके, क्या कमियां हैं पता लगाया जा सके, ताकि उन्हें पता लगाया जा सके, ताकि उन्हें दूर किया जा सके, ताकि क्या किया जा सके, उन्हें दूर किया जा सके।
ये हमारा असेसमेंट होता है। असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि आपका जो मेन एग्जामिनेशन है उसके पहले आपको जितना पढ़ाया गया है उसके क्या करते हैं, हम टेस्ट लेते हैं और ये पता लगाते हैं उस टेस्ट के थ्रू कि बच्चों ने अभी तक कितना सीखा है और कहाँ पर उन्हें परेशानी है, कहाँ पर किस पॉइंट पर उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस बात का पता लगाता है, उनकी परेशानियों को पता किया जा सकता है ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकें, दूर कर सकें। उन प्रॉब्लम्स को बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम दूर कर सकें। ये होता है हमारा असेसमेंट का, यानी कि आकलन का उद्देश्य हमारा ये होता है। फिर ये होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये होता है हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है ये। अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए इवैल्यूएशन और असेसमेंट में तो आप यही सारी चीज़ें बताओगे। ये होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और साथ ही में ये जो हमारा होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि ये क्या होता है, हम बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कितना सीखा ये पता, सिर्फ ये देखा जाता है, सिर्फ इसमें ये देखा जाता है। और साथ ही में ये क्या होता है, ये होता है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड इसका मतलब क्या हुआ कि इनको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, बच्चों ने कितना अभी तक सीखा है, सिर्फ उन्हें ये पता करना है कि उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा। ये सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करता है। लेकिन जो हमारा असेसमेंट होता है ये क्या करता है, बच्चों की कमियों को पता करता है कि क्या कमियां हैं ताकि उनको दूर किया जा सके। और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, साथ ही में इसमें क्या होता है कि इसमें डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस, डायग्नोस आप बोलोगे डायग्नोस क्या होता है, तो डायग्नोस हम इसका हिंदी मीनिंग होता है निदान। निदान क्या होता है, जैसे आपको क्या हुआ, डायग्नोस देन रेमेडियल टीचिंग, देन रेमेडियल टीचिंग। ये डायग्नोस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है असेसमेंट में कि डायग्नोस किया जाता है, निदान किया जाता है और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। डायग्नोस क्या होता है, तो डायग्नोस होता है निदान। निदान क्या होता है, जैसे आपको आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ मेडिकल इश्यूज हुए, आपको क्या करते हो, आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, आप जाते हो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे क्वेश्चंस पूछता है। क्यों क्वेश्चंस पूछता है, वो जानना चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप बोले कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो अब डॉक्टर क्या पूछते हैं, डॉक्टर आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने ब्रेकफास्ट लिया था, ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, वो आप हमेशा खाते हो, बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइसेस थे, आप आपको क्या है, आपके पेट में गैस बन रही है, या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं डॉक्टर आपसे पूछते हैं। तो जो डॉक्टर, ये जो प्रोसेस है, डॉक्टर आपसे आपकी प्रॉब्लम पता कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डायग्नोस। और जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है तो वो क्या करता है, वो आपके रेमेडी दे रहा है, वो आपको रेमेडी कर रहा है, उसका उपचार कर रहा है। तो डायग्नोस होता है निदान, यानी कि परेशानी का पता करना, और रेमेडियल मीन्स उसका उपचार करना। तो वैसे ही टीचिंग में भी होता है। हम यहाँ का असेसमेंट में क्या करते हैं कि बच्चों का निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, यानी उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें देते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो ये हो गया हमारा रेमेडियल टीचिंग। और वहीं पर इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया है कि बच्चों ने कितना सीखा है वो देखा जाता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अब इसके साथ ही अगर असेसमेंट की बात करूँ मैं, तो असेसमेंट हमारा होता है दो टाइप्स का। अब टू टाइप्स का असेसमेंट क्या होता है, तो हमारा एक होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ। असेसमेंट होता है हमारा दो टाइप का। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, तो एक होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक होता है हमारा समेटिव असेसमेंट, समेटिव, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, जिसे हम हिंदी में एफए, एफए मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट और एसए मीन्स, सॉरी, एफए मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव हम बोलते हैं एसए। तो ये हमारा होता है दो, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो फॉर्मेटिव में क्या होता है कि हमारा जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है, हाफ ईयरली को आप इसमें रख सकते हो समेटिव में। जो हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है इससे आप रख सकते हो समेटिव में। और जो हमारे हाफ ईयरली से पहले, अब आप देखते हो आपके स्कूल्स में भी एफए होते हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोई भी बच्चा, आपके ब्रदर सिस्टर कोई भी पढ़ रहा होगा,
तो आप देखते हो कि FA होता है, हाफ ईयरली से पहले 2 FA होता है। अब ये FA क्या होता है, तो यहाँ पर पेन पेपर टेस्ट जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर 2 FA लिया जाता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है और उसके बाद फिर समेटिव लिया जाता है। और वेटेज की बात करें तो वेटेज 50-50 का अब हो गया है, ये 50 और ये 50, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या होता है, मान लीजिए टोटल 100 मार्क्स का है, तो आपके 50 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। आपका जो FA होता है, ये मान लीजिए फर्स्ट FA हो गया आपका 10 मार्क्स का, सेकंड भी FA हो गया आपका 10 मार्क्स का, और ये जो है ये हमारा हाफ ईयरली हो गया 30 मार्क्स का। और ये जो हमारा समेटिव होगा ये होगा आपका पेन पेपर बेस्ड। पेन पेपर बेस्ड मीन्स आपको जो लिखकर एग्जाम लिया जाता है, पेन पेपर टेस्ट हम उसे बोलते हैं, कि जो आपको टेस्ट लिया गया वहाँ पर आप क्या करो, आप अपने आंसर्स को लिख रहे हो, तो इसका वेटेज हो गया यहाँ पर 30। और यहाँ पर जो है इसमें आपको क्या होगा, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपका पेन पेपर आपको लिखने वाला टेस्ट लिया जाए, या आपको प्रोजेक्ट पे मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया, आपको कोई स्किट परफॉर्म करने के लिए दे दिया, आपको कोई एक्टिविटी दे दी गई कि आप ये एक्टिविटी करिए। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में भी हम क्या करेंगे, अलग अलग पैटर्न रखेंगे। मान लीजिए 10 मार्क्स का है, आपने दिया बच्चे को कि सेव इन्वायरमेंट, या फिर कोई कविता आपने बच्चों को दी कि आपको इस कविता पे क्या है, आपको वर्क करना है। अब बच्चे ने क्या किया, 10 मार्क्स का ये था, अब इसमें आपने डिसाइड कर लिया 2 मार्क्स हम देंगे पोएम पे कि उसने कैसी पोएम बनाई है, 2 मार्क्स हमने दे दिया सस्वर वाचन पे, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, 2 मार्क्स मैंने दे दिया आपको आपके राइटिंग पे, यानी कि लेखन पे। तो ऐसे क्या कर दिया, 10 मार्क्स को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट उसमें कौन कौन सा। अब इसमें आप बच्चों को मार्क्स दे दो कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से पोएम को क्या किया, बच्चे ने बहुत अच्छे से स्वर पाठ कर रहा है, तो आप उसमें से 2 out of 2 दे दिए उसको, ऐसे करके। तो अब यहाँ से क्या होता है, ये करने से कोई बच्चा फेल नहीं होता है। अब इसमें से FA में से आपको आपने बहुत ही कम मार्क्स लिया है, तो इसमें से ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा ही नंबर लेते हैं। आपका 20 मार्क्स में था, इसमें से आपने 15 मार्क्स गेन कर लिए, और जो आपको ये 30 मार्क्स था इसमें से आपने बहुत कम लिया है, तो भी आपने 20 मार्क्स आप ले आए। तो ये क्या था, कोई बच्चा इससे फेल नहीं होता है। फॉर्मेटिव और समेटिव 2 असेसमेंट होने का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, कि इससे क्या हो गया, इससे कोई बच्चा फेल नहीं होता है, क्योंकि आपको 40% मार्क्स आपको पहले ही मिल जाते हैं। 40% मार्क्स स्कूल के पास खुद से होते हैं, और इससे कोई बच्चा फेल नहीं होता है। अब फेल नहीं होता है इसका ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं एक कॉन्सेप्ट है, कि जो बच्चे फेल होने के डर से क्या करते, बच्चों में जो हमारा सुसाइड रेट था, बच्चे क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, सुसाइड कमिट कर रहे थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो गए, क्योंकि अब कोई स्टूडेंट जल्दी फेल होता ही नहीं है। तो ये थी मेरी आज की क्लास, और कल मैं आपको लेने वाली हूँ हमारा जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि आकलन आकलन के बहुत सारे टाइप्स आपको और भी पढ़ना है। तो कल मेरा टॉपिक वो रहने वाला है। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे मैं कंप्लीट कर दी, मैं यहाँ पर रोक रही हूँ कल के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे से पढ़ाया अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।